आज हम जानेंगे सरफेस फिनिश के बारे में। हमारा आज का चैप्टर है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश क्या होता है ये हम बताएंगे अब अगले स्लाइड पर। सरफेस फिनिश जो होता है हमारे प्रोडक्शन के क्षेत्र पे, मास प्रोडक्शन के क्षेत्र पे, मशीनरी क्षेत्र पे ये बहुत उपयोगी है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए स्मूथनेस की आवश्यकता पड़ती है। स्मूथनेस यानी बहुत चिकना, बहुत महीन होना। तो सरफेस फिनिश हमारा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और मैकेनिकल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए हम जानते हैं इसका परिचय। सरफेस फिनिश होता क्या है। सरफेस फिनिश का इंट्रोडक्शन करते हैं। पहले तो हम इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं। जैसे कि वर्तमान युग में नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है। प्रत्येक मशीन में कई पुर्जे फिट होते हैं। हर मशीन में कई पुर्जे फिट ही होते हैं, आप सभी को पता है। इनमें से कुछ पुर्जों को फिनिशिंग की आवश्यकता होती है एवं कुछ पुर्जों को फिनिशिंग व शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। अतः किसी पुर्जे की सरफेस पर स्मूथनेस एवं रुक्षता के मध्य संबंध को सरफेस फिनिश कहा जाता है। सरफेस फिनिश के अंतर्गत जहाँ पर होनिंग, लैपिंग, फ्रोस्टिंग इत्यादि संक्रियाएं की जाती है। ये हमारा होनिंग, लैपिंग, फ्रोस्टिंग करने का ये प्रोसेस है जो जैसे कि हम किसी पार्ट को मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन या बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, चैम्परिंग कुछ भी करते हैं। हमारे ड्राइंग के अनुसार उस सरफेस में हमें फिनिशिंग की शुद्धता ग्रेड के अनुसार बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो उनमें हमें अधिक शुद्धता के लिए होनिंग, लैपिंग आदि करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं। सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश के लाभ, ये हमारे लाभ होते हैं। अच्छी सरफेस फिनिश से घर्षण कम पैदा होता है। जैसा मैंने बताया था कि सरफेस फिनिश से घर्षण कम पैदा होता है और इसमें चलने में स्मूथनेस, पुर्जे कम घिसते हैं, यानी जो फिनिशिंग रहती है तो घिसते कम है और मशीन को ताकत कम लगती है, स्मूथ चलती है। मशीन की स्पीड बढ़ती है, चलने में बढ़ती है। लुब्रिकेंट का बहाव आसानी से हो जाता है। जैसे किसी स्मूथ सरफेस पर लुब्रिकेंट का देते हैं, लुब्रिकेंट में जैसे कि ये तेल, ग्रीस इत्यादि, ऊर्जा की बचत होती है। मतलब मशीन को बल नहीं पड़ता है और ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। सरफेस फिनिश से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद सरफेस फिनिश। ये सरफेस के पार्ट हो गए। सरफेस होती क्या है। पहला है सरफेस, किसी जाब या पदार्थ की वह सीमा जो इसे अन्य जाब से पृथक करती सरफेस कहलाती है। जैसे कि किसी जाब के पदार्थ की, जैसे कि हमारी समतलता, यहाँ पे हमने उसका मशीनिंग किया है, वही सरफेस हमारी सरफेस कहलाती है। अन्य जाब से पृथक करती, वहाँ से अलग हो जाती है, वही हमारी सरफेस कहलाती है। प्रोफाइल, सरफेस की प्रोफाइल, किसी सरफेस की रूपरेखा को प्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि किस आकृति का है उसकी प्रोफाइल कहा जाता है। फ्लांज, फ्लांज क्या होता है, स्क्रैच द्वारा जाब की सरफेस पर जो धब्बे नीचे की तरफ रह जाते हैं उन्हें फ्लांज कहते हैं। जैसे कि स्क्रैच हो जाता है जाब में और जो धब्बे नीचे रह जाते हैं उसे ही फ्लांज कहते हैं। आपको दिखाते हैं। अगला है बेबीनेस, जाब की सरफेस पर रुक्षता, रुक्षता को हम रफनेस बोलते हैं, की अपेक्षा अधिक चौड़ाई वाली विषमता को बेबीनेस कहते हैं। जैसे कि उतार चढ़ाव इसमें दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये है हमारा बेबीनेस, सेकेंडरी और फर्स्ट, इतनी दूर दूर में जो ले रहते हैं, हमारी लाइनें रहती हैं, उसको हम बोलते हैं बेबीनेस। इसका क्या है, किसी जाब पर रुक्षता की अपेक्षा अधिक चौड़ाई वाली विषमता को बेबीनेस कहते हैं। ये देखिए, इसमें विषमताएं भी दिखाई है। रफनेस, प्राइमरी टेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये है टूल दिखाया है। बेबीनेस के बारे में हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं रुक्षता। रुक्षता क्या होती है, इसे हम रफनेस कहते हैं। रुक्षता यानी रफनेस, किसी जाब की सरफेस पर उभार व दबाव, हिल्स एंड वैली का उपस्थित होना रुक्षता को दर्शाता है, यानी रफनेस को दर्शाता है। जैसे कि ये हमारा कटर हो गया, ये हमारा फीड मार्स हो गए, ये हमारे टूल के मशीनिंग कार्य करने के बाद ये आकृति इस सरफेस पे उभर आई है, इसे ही हम रफनेस कहते हैं। हाथ से इसको हम छूते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें है, यानी कि हिल्स और वैली हैं, जिसे हम रुक्षता कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सैंपलिंग लेंथ। जाब की जितनी लंबाई में सरफेस के ऊंचे नीचे स्थान को मापते हैं उसे ही सैंपलिंग लेंथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमेशा ये इस क्वेश्चनों को हम आंसर गलत करके आते हैं, क्योंकि इनके बारे में हम बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस से आंसर दे देते हैं, लेकिन इतना नहीं, हमें थोड़ा इसके गहराई से पढ़ना है, इसके बारे में समझना है। सैंपलिंग लेंथ क्या होती है, जितनी लंबाई में हम उसका सैंपल जांचने के लिए करते हैं, जैसे किसी भी चाप का सैंपल मन सरफेस जांचने के लिए सैंपलिंग का यूज़ किया जाता है, उसे ही हम सैंपलिंग लेंथ कहते हैं। और ले है, ले यानी लाइन, यह सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। किस दिशा में है, ले का मतलब दिशा, जिस दिशा में जब की सरफेस पर फिनिश की जाती है उसे ले कहते हैं। BIS के अनुसार ये बहुत निम्न ग्रेड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सारणी में इसको वर्णन किया जाता है। जैसे कि ये है, ये भाषांतर, उदाहरण, चिन्ह, सैंबल क्या है, बराबर का चिन्ह, प्रक्षेप दिशा तल के समांतर जिसमें चिन्ह प्रयोग किया गया है, ये दिखाया गया है। ले का चिन्ह है, इसमें दिखाया गया है। अब ये है प्रक्षेप दृश्य तल से लंबवत जिसमें चिन्ह प्रयोग किया गया है, आपको ये चिन्ह दिखा रहा है।
ये पहला चिन्ह है। प्रक्षेप दिशा तल से समांतर जिसमें चिन्ह दिखाया गया है, ये हमारा चिन्ह है। अब है प्रक्षेप दृश्य तल के लंबवत जिसमें चिन्ह प्रयोग किया गया है, ये हमारा है, दूसरा है। अब तीसरा हमारा है एक्स का। प्रक्षेप दृश्य तल से के दो तरफ तिरछी दिशा में क्रॉस जिसमें चिन्ह प्रयोग किया गया है, ये है एम है। अनेक दिशाओं में मल्टी डायरेक्शन, एम का मतलब होता है मल्टी डायरेक्शन, ये है। सी का मतलब होता है जिसमें चिन्ह प्रयोग किया गया है उस सरफेस के केंद्र से संबंधित लगभग वृत्ताकार, ये दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा आर, जिसमें चिन्ह प्रयोग किया गया है उस सरफेस के केंद्र से संबंधित लगभग त्रिज्य, ये दिखाया गया है। और हम थोड़ा सा सारणी के बारे में आपको बताएंगे, बस इतना ही। आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब जानते हैं सारणी के माध्यम से सरफेस फिनिश का कार्य क्या होता है और इसके जो सैंपल दिए होते हैं और नंबर दिए होते हैं ये किसके लिए। ये हमारा जो उल्टा त्रिभुज दिया है भी के आकार का 40 से 80 माइक्रोन, ये सबसे ज़्यादा का होता है, एक नंबर का सिर्फ 5 ग्रेडों में होता है। ये 40 से 80 माइक्रोन ये हमें साधारण कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साधारण कार्य के लिए जैसे कि हाथों से चीजें करने के लिए, चिपिंग करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए साधारण सरफेस को मशीनिंग करने के लिए। फिर है सेकंड नंबर दो त्रिभुज 16 से 40 माइक्रोन यानी 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 16 से 40 माइक्रोन कितने mm होगा, इसका कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो इसको भी हम अगले वीडियो पर बताएंगे। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं और 1/2 mm में 500 माइक्रोन होते हैं, तो इसका कैलकुलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब है तीसरा हमारा 3 त्रिभुज हैं 16 माइक्रोन तक, अभी तक था 16 से 40 माइक्रोन, पहला था 40 से 80 माइक्रोन साधारण मशीनिंग के लिए। फिर 2 त्रिभुज हैं 16 से 40 माइक्रोन, यानी 16 माइक्रोन के बीच से 40 माइक्रोन के बीच तक की जो सरफेस होती है वो ग्राइंडिंग क्रिया के लिए इतना अलाउंस छोड़ा जाता है 16 से 40 माइक्रोन तक। फिर है 3 त्रिभुज वाला 16 माइक्रोन तक, यानी 16 माइक्रोन तक होना चाहिए। ये फाइन ग्राइंडिंग की सतह करने के लिए है, 16 माइक्रोन तक फाइन ग्राइंडिंग यानी वेरी स्मूथ ग्राइंडिंग की सतह बनाने के लिए है। फिर है 4 त्रिभुज उल्टे त्रिभुज है 16 से कम माइक्रोन, ये अत्यधिक सूक्ष्मता वाली सरफेस होती है 16 से कम माइक्रोन तक की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, इसमें लैपिंग होने के लिए अलाउंस छोड़ा जाता है। फिर है ये हमारा 80 माइक्रोन से अधिक है। हम आपको सैंपल दिख रहे हैं, सैंपल के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आप ध्यान दीजिएगा। ये है 5वां नंबर हमारा 80 माइक्रोन से अधिक, यानी किसी भी पार्ट में मशीनिंग क्रिया ना हुई है, बिना मशीन की सतह, जैसे कि ढलाई किया हुआ पार्ट इत्यादि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा।